टारगेट यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर इम्पॉर्टेंट नोट्स के साथ देखेंगे। ये पूरा जो है ये पीडीएफ नोट्स का है, इसे आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इसे आप अपनी कॉपी पे उतार सकते हैं। पूरा नोट्स है, इसमें कोई भी बुक का मटेरियल केवल नोट्स के रूप में दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया था कि पदार्थ की अवस्थाएँ कौन कौन सी होती हैं। पहले लेसन में हमने पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमने 3 को एलोबरेट करके चैप्टर 1 में पढ़ा था। इसका वीडियो चैनल पे पढ़ा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। प्लाज्मा और बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट के बारे में हम बस थोड़ा सा पढ़े थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ में 2 तरह का परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। और इसके बाद पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्थाएं ही बदलती हैं, रंग बदलता है, ठीक है। और पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन में उसके अंदर की संरचना बदलती है। अब पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो होता है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ जो होता है तत्व कहलाता है। और 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक प्रकार के निश्चित अनुपात में परमाणुओं के मिलने से यौगिक बनता है। और यौगिक जो होता है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है उसका गुण, और जब यौगिक बन जाता है तो उसका गुण डिफरेंट होता है। और इसके बारे में हम लोग शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे। उसके बाद मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी। ये पूरे चैप्टर का एक खाका है जिसे आप माइंड में सेट कर सकते हैं। और ये जो है चैप्टर से ये मिश्रण, समांगी और विसमांगी। और ये जो पृथक करने का जो विधि है वो इस समय ख़त्म हो चुका है, हमारे सिलेबस से निकल चुका है। ये एनसीईआरटी के पुराने नोट्स है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। इसको स्किप करके पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक की विधि, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण, छानन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फटकन विधि और क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ कोई मिलावट न हो उसे शुद्ध कहेंगे। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में वे सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थ का मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल शुद्ध है, दूध शुद्ध है, वसा शुद्ध है। लेकिन अगर हम इसको वैज्ञानिक भाषा में बोले तो शुद्ध नहीं है, ये पदार्थों के मिश्रण है। वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। याद रखिएगा, वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध पदार्थ उसी को बोलते हैं जिसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। यानी कि एक रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? शुद्ध। और एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना, एक ही चीज़ है। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले पदार्थ जानते हैं। पदार्थ क्या होता है? तो एक ही प्रकार का द्रव जो भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है, याद रखिएगा। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है, द्रव नहीं कर रहे, द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और मिश्रण जो क्या होता है? मिश्रण एक पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से बनता है। याद रखिएगा, जो पदार्थ पता है कि पदार्थ क्या है? द्रव्य है जिसको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थ में या अन्य द्रव्य में अलग नहीं किया जा सकता है। और मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों और यौगिकों के मिलने से जो संयुक्त रूप से चीज़ें बनती है उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु जो गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, और जल वाष्प का मिश्रण है। तो ये मिश्रण है। मिश्रण जो होता है वो भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, लेकिन ये 2 या 2 से अधिक तत्वों और यौगिकों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों और यौगिकों के मिलने से बनता है, इसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। देखिए, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण की बस यही खासियत होती है कि समांगी मिश्रण को अगर हम देखते हैं तो उसका पूरा संगठन जो होता है एक समान होता है, यानी कि संपूर्ण द्रव्यमान में एक ही संगठन दिखता है और वो पूरी तरह से उसमें मिश्रित होता है और एक दूसरे को अविभेद करते हैं। यानी कि दोनों में आप थोड़ा भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं जिससे दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं। जैसे जल और चीनी को घोल देते हैं तो पानी को देखने पर समझ में नहीं आएगा, जल को देखने पर समझ में आएगा इसमें चीनी घुला हुआ भी है। आगे देखते हैं।
बीसमांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें छोटे छोटे कण या बुलबुले या दूसरे पदार्थ उसमें अलग अलग दिखते हैं, उसे हम बीसमांगी मिश्रण कहते हैं। क्योंकि ये मिश्रण में जो पदार्थ होता है वो पृथक रहते हैं, ठीक है। एक छोटे कण, छोटी बूंदे या बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ से हर जगह फैला रहता है, अलग अलग दिखता है, इसे हम बीसमांगी मिश्रण कहते हैं। बीसमांगी मिश्रण का उदाहरण है कि बालू का रेत और चीनी मिला दिए तो ये बीसमांगी मिश्रण है। क्योंकि इस मिश्रण में शक्कर और बालू का अलग अलग संगठन है, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। द्रव के ठोसों के निलंबन भी बीसमांगी मिश्रण, याद रखिएगा। द्रव में अगर कोई भी ठोस डाल दो, अगर द्रव कोई लिक्विड है और उसमें कोई ठोस डालते हैं तो उसे भी बीसमांगी मिश्रण ही कहते हैं, क्योंकि वो उसमें मिलता नहीं है। इसके बारे में हम विलयन के बारे में हमने पढ़ा था। विलयन क्या होता है? तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे नींबू जल, सोडा जल या आदि, ठीक है। और विलयन जो होता है उसमें 2 भाग होते हैं। एक विलायक, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था कि विलायक वो होता है जिसमें कोई वस्तु आके घुल जाए, उसे विलायक कहते हैं। और विलेय, जो चीज़ घुलती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का हमने उदाहरण लिया था, तो चीनी जो है वो चीनी जो है वो विलेय है, क्योंकि वो बिला जाती है, उसमें घुल जाती है। और पानी जो होता है चीनी को अपने अंदर घुला लेता है, इसीलिए उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। तो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसे विलेय कहते हैं। देखिए दिया भी है, विलेय जो होता है घुलनशील पदार्थ है, और विलायक जो होता है जिसमें वो घुलता है। जैसे पानी जो है वो विलायक है, और चीनी जो है वो क्या है? विलेय है। उसके बाद विलयन के प्रकार में हमने पढ़ा था कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक विलयन होता है, एक कोलाइडी विलयन और एक निलंबन। इसके बारे में हमने पूरा डेफिनेशन पढ़ा था। आज इसको थोड़ा सा इस चार्ट के रूप में देख लेते हैं, याद रखिएगा। वास्तविक विलयन क्या होता है? तो इसमें विलेय के कण बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। ये 10⁻⁹ मीटर मतलब 1 मीटर का 1/10⁹ भाग, यानी कि बहुत छोटा, ठीक है। विलेय के कण जो होते हैं उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, याद रखिएगा। विलेय के कण बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समांगी मिश्रण होते हैं ये, इन्हें आप छान के अलग नहीं कर सकते हैं। ये पारदर्शी होते हैं और ये विलयन भी स्थिर होते हैं, और इनमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। टिंडल प्रभाव का मतलब ये होता है कि लाइट अगर इसमें से गुजरे तो वो एक रास्ता बना लेती है, तो इसमें वो नहीं होता है। इसमें पूरी तरह से एक समान होता है, और इस विलयन को अगर कागज़ से छानोगे तो वो आर पार हो जाएगा, उसमें अलग नहीं होगा। कोलाइडी विलयन जो होता है इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर के बीच में होता है। और विलायक के कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। कोलाइडी में छोटा थोड़ा सा बड़ा होता है, वास्तविक विलयन से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से क्या होता है? छोटा होता है। इसके कणों को हम नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी से मतलब इलेक्ट्रिक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वास्तविक विलयन को वो भी नहीं दिखता है, लेकिन इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और ये देखने में अगर नंगी आंखों से देखेंगे तो ये विसमांगी दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? विसमांगी होता है। लेकिन ये ऐसा विसमांगी है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये अपारदर्शी होता है और ये विलयन अस्थायी होता है, और ये टिंडल प्रभाव दिखता है, यानी कि अगर प्रकाश इस विलयन से गुजरती है तो प्रकाश को स्कैटर करता है, फैला देता है। इस टिंडल प्रभाव का मतलब यही होता है। टिंडल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि अगर ऐसे माध्यम से प्रकाश गुजरती है तो ये प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं। निलंबन के कण जो होते हैं उनको कागज़ पे छानेंगे तो वो भी पार नहीं निकल सकते, वो रह जाएंगे इधर। जैसे दूध और ब्लड, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको कोलाइडी विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन से थोड़ा इसमें कण आकार बड़े होते हैं, और निलंबन जो होता है वो बड़ा होता है, वो 10⁻⁶ मीटर से बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनको हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ये विसमांगी मिश्रण है, इनको हम छान भी सकते हैं, ठीक है। ये अस्थायी विलयन नहीं होते हैं। ये अगर ऐसा विलयन जो होता है थोड़ा स्थिर हो तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। ये टिंडल प्रभाव दिखाई देता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। इसको कोलाइडी विलयन को कागज़ में छान सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब चलते हैं कोलाइडी विलयन के कुछ उदाहरण। देखिए ये दिया है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन के कुछ उदाहरण, कुल मिला के 8 उदाहरण होते हैं। इसको आइए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, याद रखिएगा। इसको भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में शायद पढ़ा था। आगे देखिए हमको पता है कि विलयन में, वास्तविक विलयन जिसे कहते हैं या विलयन भी कहते हैं, इसमें 2 होते हैं, विलेय और विलायक, ठीक है। विलेय वो होता है जो विलयन में विलेय वो होता है जो घुल जाता है, और विलायक वो होता है जिसमें वो घुलता है। जैसे चीनी पानी का उदाहरण हमने लिया था
कि चीनी जो है वो विलेय है और पानी जो है वो विलायक है। ठीक वैसे ही कोलाइडी में भी दो अवस्थाएं होती हैं। कोलाइडी में विलेय विलायक तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके जैसे ही होते हैं। एक प्रक्षिप्त प्रवस्था होते हैं, विलेय इसमें भी होता है और विलायक इसमें भी होता है, लेकिन इसमें नाम थोड़ा अलग है। इसमें विलेय को कहते हैं प्रक्षिप्त प्रवस्था और विलायक को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। याद रखिएगा, विलयन में विलेय विलायक होते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन में विलेय को कहते हैं प्रक्षिप्त प्रवस्था और विलायक को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो आइए जानते हैं कि इनके मिश्रण से जो बनता है उसको एक नया नाम देते हैं। यहाँ पे 8 गो नाम, अलग अलग नाम दिया है और इसका उदाहरण भी दिया है। जिसके गैस में अगर द्रव घुल जाए, कहेंगे सर गैस में द्रव कैसे घुलता है? तो हम देखते हैं कि ठंडा के दिन में कोहरा, तो हवा तो हर तरफ है और उसमें क्या छुपा हुआ है? पानी का ड्रॉपलेट। तो ये एग्जाम्पल हो गया गैस में द्रव छुपा। तो अगर गैस के अंदर द्रव छुपता है तो इसको कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल। इसका उदाहरण है धुआं, दूध वहीं कोहरा और बादल। ठीक है, बादल में भी पानी होता है और वो किस में छुपा होता है? हवा में। तो हवा गैस है और बादल क्या है? द्रव है। आगे, गैस में अगर कोई ठोस छुपा हो, गैस में ठोस छुपता है, हाँ, इसे भी एरोसोल कहते हैं। जैसे धुआं होता है तो छोटे छोटे कार्बन के कण जो नहीं जले होते हैं वो हमारे हवा में बढ़ जाते हैं, घुल जाते हैं, क्योंकि वो ठोस होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गैस में यानी कि हवा में क्या घुल गया? ठोस, यानी कि कार्बन के कण। इसको बोलते हैं एरोसोल और इसका बेस्ट एग्जांपल है धुआं। आगे चलते हैं। द्रव में अगर गैस घुल जाए, ऐसा भी होता है कि द्रव में गैस घुल जाए। देखिए यहाँ पे गैस में द्रव घुला है तो उसे एरोसोल बोले हैं, लेकिन अगर द्रव में गैस घुल जाए तो इसको फोम या झाग बोलते हैं। साबुन या सेविंग क्रीम जो होता है उसको जब हम बहुत देर तक मलते हैं तो उसमें झाग बनता है और ऐसे देखने पे तो कुछ नहीं दिखता है, तो द्रव होता है। लेकिन जब उसको मलना शुरू करते हैं तो उसमें से गैस निकलना शुरू करता है। तो द्रव में क्या छुपा हुआ है? गैस। इसको फोम, झाग, जैसे इसका एग्जाम्पल है सेविंग क्रीम। और अगर द्रव में द्रव छुपा हो इसको इमल्सन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दूध है। दूध के अंदर मक्खन भी द्रव है और दूध भी द्रव है। घी भी छुपा रहता है। चेहरे पर लगाने वाला क्रीम बहुत सारे द्रव से मिलकर बना होता है। दरवाजों में पेंट जो लगता है उसमें पेंट अलग होता है और जो पेंट करने के लिए, पत्ता करने के लिए लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो अलग होता है। तो द्रव के अंदर द्रव छुपा हो, इसीलिए इसका नाम क्या है? इमल्सन। ठीक, आगे, अगर द्रव के अंदर ठोस छुपा हो तो इसका उदाहरण है बालू और गोबर। पानी के अंदर क्या छुपा होता है? ठोस। बालू और गोबर भी इसका एग्जाम्पल है कि द्रव के अंदर क्या छुपा हुआ है? ठोस। आगे, ठोस के अंदर अगर गैस छुपी हो तो इसको भी फोम या झाग कहते हैं। इसका उदाहरण है झाग और रबड़। ये स्पंज, मिठाई, स्पंज में भी होता है, गैस छुपा रहता है ठोस में। और अगर ठोस में द्रव छुप जाए तो इसको हम लोग जेली कहते हैं। इसका उदाहरण है पनीर और जेली। ठीक है, ठोस में क्या छुपा रहता है? द्रव। और लास्ट है ठोस में ठोस छुप जाए तो इसे हम कहते हैं ठोस सोल। जैसे कि रंगीन कांच का जो पत्थर उत्थर होता है उसको कहते हैं। तो ये पूरा है। अच्छा, आगे देखिए, अगर आपको विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान निकालना हो तो इसका होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। याद रखिएगा, विलेय, नीचे विलायक नहीं है, विलयन है। तो विलयन निकालने के लिए आपको लिखना होगा विलेय प्लस विलायक, तब विलयन आपको निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा सवाल में आप ध्यान रखिएगा कि जब भी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालिएगा तो ऊपर विलेय रहेगा और नीचे विलयन रहेगा और तब गुणे 100 रहेगा। और अगर आयतन प्रतिशत भी निकालेंगे तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का आयतन गुणे 100। तो ये है। अब देखिए, मिश्रण को पृथक करने के तरीके आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं। वाष्पीकरण एक तरीका है जिससे हम मिश्रण को अलग करते हैं। तो इसमें कौन कौन से, देखिए ऐसा दो कोई अगर मिला है जिसमें एक जो होता है वाष्प के थ्रू उड़ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। इसको अलग करने का तरीका यही है वाष्पीकरण की, जैसे रंग डाई। ठीक है, क्वथनांक ज़्यादा होता है तथा बीकर 5 ग्लास में दिया है कि जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें का पानी निकल जाता है और डाई नीचे बच जाती है। तो ये तरीका है। अब केंद्रीकरण, इस दूध से क्रीम निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मंथन विधि इसको कहते हैं। और ये ब्लड के जांच में भी इसका इस्तेमाल होता है, अपकेंद्रीकरण का। ठीक है, आगे ये भी दिया है कि शराब को रक्त में शराब की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मक्खन का किया जाता है। वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आगे पृथक्करण कीप, यानी कि 2 अघुलनशील अगर द्रव मिले हों तो इसको भी करते हैं। तेजी से इसलिए बता रहे हैं कि आपके सिलेबस में नहीं है। ऊर्ध्वपातन, यानी कि अगर ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, कपूर में कोई चीज़ मिल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। गर्म करेंगे तो कपूर उड़ जाएगा, जो दूसरा चीज़ होगा उसमें क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो ये सब है। क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसका इस्तेमाल रंगीन यौगिकों को, कणों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसवन विधि पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और
प्रभाजी आसवन जो होता है वो भी इसी का एक उदाहरण है। ठीक, तो ये क्रिस्टलीकरण जो होता है नमक वमक निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है, ये जल शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जल को शुद्ध करने के लिए विभिन्न टैंकों का इस्तेमाल करना जाता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको हम बता नहीं रहे हैं। बाकी नोट्स में पढ़ा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के जो होते हैं लिख सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा थोड़ा हम पॉज कर दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा पॉज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इस पेज पे भी कर देंगे, स्क्रीनशॉट मार के नोट्स बना लीजिएगा। ये पूरा नोट्स बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी पॉज कर दिए, इसको भी लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट मार के बना लीजिएगा, आसवन विधि को लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। सारा नोट्स है ये, ठीक है, ये बुक नहीं है, नोट्स है, तो ये भी ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम जो हमारे सिलेबस में है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर किसी पदार्थ का भौतिक बदलाव हो, यानी कि उसका रंग बदले, उसका कलर बदले, उसकी अवस्था बदले, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, यानी कण वही रहे। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, उसकी आंतरिक संरचना बदल जाए। देखिए भौतिक परिवर्तन की खासियत इसमें दिया है, ये उत्क्रमणीय होता है, यानी कि इसको ठोस से द्रव, द्रव से फिर ठोस में कर सकते हैं, यानी कि उलट दोनों तरफ चलता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, दोनों तरफ चलता है। और भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता, याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन में वही पदार्थ रहता है जो अलग अलग रूप में हमको देखने को मिलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये भौतिक परिवर्तन की खासियत होती है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आगे इसमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की अवस्था होती है, ऊर्जा भी बहुत कम निकलता है। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन आइए रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि एक बार हो गया तो फिर वो बदलेगा नहीं, यानी कि दूध से दही बन गया तो आप दही से दूध नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आगे नए पदार्थ का बनना, इसमें नया पदार्थ भी बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में बड़ी मात्रा में उसमें और ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। जैसे लकड़ी जल के, एक बार लकड़ी जल के राख हो गई तो राख से आप लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो ये है। आगे देखिए तत्व क्या होता है। तत्व के बारे में हमने पढ़ा था कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही पदार्थ का दिया है कि इसको भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा साधारण प्रथम बनाया सके, उसे तत्व कहते हैं। दिया है कि एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और न ही इसे भौतिक और रासायनिक प्रयोग द्वारा कोई नया पदार्थ बनाया जा सके। याद रखिए, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जिसे न तो किसी साधारण पदार्थ में तोड़ा जा सकता है और न ही किसी और असाधारण पदार्थ में उसे बदला जा सकता है। जो है वो वही है। जैसे लोहा है तो लोहा ही रहेगा, उसको आप किसी चीज़ में बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। सोडियम है तो वो सोडियम ही रहेगा। और इसको सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि तत्व जो होता है एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। अब पढ़ते हैं तत्व के प्रकार। तत्व के प्रकार देखिए, तत्व के प्रकार तीन हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इसका यहाँ पे जो होते हैं, जो गुण जो होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। धातु में पहले सबसे पहले चलते हैं। धातु चमकदार होते हैं, एग्जाम्पल में सोना है, चांदी है, सब क्या है, धातु हैं, चमकदार हैं। आगे इनको पीटने पर आघातवर्ध होती हैं, तन्य होती है, यानी कि पीटने पर टन टन की आवाज़ आती है। तन्य का मतलब इनको तार के रूप में बदला जा सकता है और खींचकर इन्हें तार के रूप में बनाया जा सकता है। और ये सोनरस होती हैं। अच्छा, आघातवर्ध मतलब इन्हें पीट के चादर भी बनाया जा सकता है। और सोनरस मतलब इनको जब वस्तुओं से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा करती है, इसीलिए इसको सोनरस कहते हैं, ठीक है। और ये उष्मा और विद्युत की कुछ सुचालक होती हैं, जैसे सोना और लोहा। आगे देखिए, अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती हैं, ठीक इसका उल्टा, इनको पीटने पर टूट फूट जाती हैं, इनको तार के रूप में बदला नहीं जा सकता है, इनको पीटने पर ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, यानी कि सोनरस नहीं होती हैं। और ये कुचालक होती हैं, जैसे ऑक्सीजन और फास्फोरस। और उपधातु जो होते हैं ऐसे होते हैं इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है बोरॉन और सिलिकॉन और जर्मेनियम। कभी ये धातु का गुण दिखाएंगे, कभी ये धातु का गुण दिखाएंगे। तो ये इनकी खासियत होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो ये है, इसको आप एक बार दोहरा लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। इस चार्ट को भी हमने पार्ट 3 में पढ़ा था कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है। तो याद देखिए, मिश्रण जो होता है तत्वों और यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण की खासियत ये होती है कि इसमें कोई भी पदार्थ नया नहीं बनता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और इसका संगठन जो होता है परिवर्तनशील हो सकता है, इसे घटा बढ़ा सकते हैं और इसे भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे लोहा तथा गंधक का मिश्रण है तो उसे हम चाहें तो अलग कर सकते हैं।
लेकिन यौगिक जो होता है एक पदार्थ से एक या एक से दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से क्रिया करने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, और ये जो नया पदार्थ बनता है वो भी अस्थायी होता है और अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। यानी कि जिन पदार्थों से मिल के बना होता है वो निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, और नया पदार्थ का जो गुण होता है वो पुराने पदार्थ से एकदम अलग होता है, ये बात याद रखिएगा। और इसे रासायनिक और वैद्युत प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी। पानी जो होता है वो H2O होता है, उसका फार्मूला, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु के मिलने से वो बना है, लेकिन आप उसे अलग नहीं कर सकते। उसे अलग करने के लिए आपको रासायनिक या वैद्युत विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक और उदाहरण है, गंधक तथा लोहा को आपस में क्रिया करके जो आयरन सल्फाइड बनता है, ऐसे गंधक और लोहा मिला दिए वो तो ठीक है, उसको अलग कर सकते हैं, गंधक अलग हो जाएगा, लोहा अलग हो जाएगा। लेकिन गंधक और लोहा को आपस में मिला के अगर इसमें क्रिया करा देते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है, और आयरन सल्फाइड का गुण होता है वो गंधक और लोहा से अलग होता है, और इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। अब चलिए देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। जैसे हाइड्रोजन जो होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि H और ऑक्सीजन, यानी कि 1:8 का अनुपात है, यानी कि ये स्थिर रहेगा, इसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि कोई भी अभिक्रिया हो द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया सकता है, इसको याद रखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि 2 या 2 से अगर अधिक आप द्रव्यमान लेते हैं तो जो पदार्थ बनेगा उसका वजन और जिन चीज़ों को मिलाकर आप बनाए उसका वजन हमेशा बराबर होगा, ठीक है। और अगर बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ उसमें के भाग गैस बन के उड़ गए हैं, कुछ भाप बन के उड़ गए हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर हम किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का द्रव्यमान और जो नया पदार्थ बना है उसका द्रव्यमान सदैव समान रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि सदैव स्थिर अनुपात में ही रासायनिक यौगिक जो होते हैं द्रव्यमान के समान अनुपात, सदैव समान अनुपात में ही ये क्रिया करके बनाते हैं। यानी कि जो जल बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु के मिलने से ही बना है, इससे अधिक और कम होगा तो ये बनेगा नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसको करिएगा। इसको अलग से फिर से जो होता है क्वेश्चन आंसर जो होता है अलग से करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए।